हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 6 एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 एज पर एनईपी 2020 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन ऑफ February 2024. सब्जेक्ट इज एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 12 मार्क्स. फॉरेन ब्रांच. टिस्सा लिमिटेड करके कंपनी है. फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन है, 12 मार्क के लिए पूछा गया था. सबसे पहला फॉरेन ब्रांच के और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियसली ओल्ड सिलेबस में आए थे वो भी दिए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं. एंड दिस इज़ द 6th वीडियो ऑफ February 2024 जिसके यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन वो भी यहाँ पे लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप ये पेपर को भी रेफ़र कर सकते हो. तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है और इसके एडजस्टमेंट कैसे समझना है, दैट वी विल सी. पहला दिया है टिस्सा लिमिटेड हैड ए ब्रांच एट न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में ब्रांच है टिस्सा लिमिटेड का. इट्स ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलोज. ये इसका ट्रायल बैलेंस दिया है. एडजस्टमेंट दिए हैं कुछ. द ब्रांच अकाउंट ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर दिया है. स्टॉक ऑन 31 मार्च वॉज 15,000. फिर एक्सचेंज रेट दिया है फिक्स्ड एसेट का 70 लेना, ओपनिंग 75, क्लोजिंग 80 एंड एवरेज 76 लेना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा इस तरीके का 12 मार्क के लिए. तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, ये देखो डॉलर में दिया है, तो डॉलर में दिया है तो इसको रुपये में कन्वर्ट करना है. तो एज इट इज़ आपको क्या करना है, फटाफट पहले मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा, फिर इसका लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूंगा. सबसे पहले पार्टी का नाम लिख लेना है, फिर यहाँ पे लिखना है कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस ब्रांच, ऐसे करना है. फिर ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लो. तो पूरा का पूरा देखो एज इट इज़ कॉपी कर लिया, एज इट इज़ देखो सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया. फिर यहाँ पे एक कॉलम और बनाने का जिसको हम लोग बोलते हैं रेट. ये देखो ये रेट बना लिया, ठीक है. और फिर उसके बाद यही 2 कॉलम बनाने का, लेकिन ये डॉलर में है ना तो यहाँ रुपीज़ में बनाने का, ठीक है. तो ये देखो रुपीज़ में बना दिया, ठीक है. ये मैं छोटा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा. ओके, ये आपका ये रहा. ओके फाइन. अब रेट क्या लेने का, तो रेट जो होता है आपके यहाँ पे ये 4 रेट दिया है. तो देखो फिक्स्ड एसेट दिया है, तो फिक्स्ड एसेट अपने पास फर्नीचर है, बस चेक कर सकते हो. हेड ऑफिस, सेल्स, गुड्स, स्टॉक, फर्नीचर, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, सैलरी, रेंट, तो एक ही है. तो इसके सामने आपको क्या लिखना है, यही रेट लिखना है. तो रेट आपका क्या आ जाएगा, 70. ये देखो दिया है. अब ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा. जैसे ये देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्योंकि हम लोग का ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 है, तो अप्रैल 2022 क्या आएगा, ओपनिंग होगा. तो इसके सामने आपको ओपनिंग का रेट लिखना है, दैट इज़ 75. तो इसके सामने हम लोग जाएंगे, ओपनिंग के सामने लिख देंगे 75. ये देखो 75 लिख दिया, पहले लिख देने का. अब ये दोनों रेट कब यूज़ करने का, तो ये जो एवरेज रेट होता है ना, ये एवरेज रेट आप यूज़ करेंगे PNL के आइटम पे, ट्रेडिंग और PNL. मतलब जो खर्चे पूरे साल भर होते रहते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये सब पूरे साल भर होते हैं, तो इसके ऊपर एवरेज जाएगा, ठीक है. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो साल भर नहीं होती, जैसे सन्ड्री डेटर है, ये ईयर एंडिंग पे आता है. तो जो बैलेंस शीट के आइटम होते हैं उसको क्लोजिंग रेट, क्योंकि बैलेंस शीट एकदम लास्ट डेट पे बनती है, एज ऑन बनती है, इसलिए बैलेंस शीट के जो भी आइटम आएंगे उसको क्लोजिंग रेट से लेने का, और ट्रेडिंग और PNL के जो भी आइटम आएंगे वो एवरेज रेट से लेने का, ये फिक्स है. और जो स्पेसिफिक दिया, जैसे फिक्स्ड एसेट का ये दिया, ओपनिंग का ये दिया, तो इसको ये लेने का. बाकी बैलेंस शीट का आइटम क्लोजिंग पे, PNL और ट्रेडिंग का आइटम एवरेज रेट से लेने का. आ रही बात समझ में, यस और नो. तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. अब देखो यहाँ पे ना कुछ एडजस्टमेंट है, पहले देख लेते हैं. फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन है तो टिकमा कर लेने का फर्नीचर पे. स्टॉक दिया है 31 मार्च का 15,000, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है. अब ये एडजस्टमेंट है. फिर देखो एक और एडजस्टमेंट है, ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस शोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ, मतलब ये हेड ऑफिस का अकाउंट कुछ बोल रहा है. और गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स HO देखो यहाँ पे, तो ये 3 पे एडजस्टमेंट है. तो ये 3 को आप छोड़ दो, बाकी सबको यूज़ करो. तो बाकी सब, पहला क्या है, सेल्स है. सेल्स किधर होता है, बैलेंस शीट में आता है, नहीं ट्रेडिंग में आता है. तो सेल्स ट्रेडिंग का आइटम है, तो एवरेज रेट जाएगा 76. तो सेल्स के सामने लिखने का 76, देखो लिख दिया. आ रही बात समझ में. फिर देखो नेक्स्ट क्या है, ये 3 पे एडजस्टमेंट है, इसको छोड़ो, बाकी बाद में करेंगे. अप्रैल ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया. कैश इन हैंड, कैश शीट, बैंक, ये क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, PNL में आता है, नहीं बैलेंस शीट में आता है. बैलेंस शीट है
तो कौन सा रेट लेने का, क्लोजिंग लेने का, तो 80-80, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक पे, बैंक बैलेंस पे 80-80 लिख देने का। फिर देखो सैलरी और रेंट है, ये पीएनएल के आइटम है तो एवरेज जाएगा तो 76 पे लेने का, तो सैलरी और रेंट पे 76 ले लेने का, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और सन्ड्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब एक्सपेंस है तो ये मत बोलना कि सर ये पीएनएल का आइटम है, आउटस्टैंडिंग बोला है तो लायबिलिटी हो जाता है, लायबिलिटी है तो एवरेज पे जाएगा, सॉरी क्लोजिंग पे जाएगा, तो 80 देखो 80 सामने लिखा है। फिर सन्ड्री डेटर भी आपका बैलेंस शीट का आइटम है तो ये भी आपका 80 पे जाएगा, क्लोजिंग पे जाएगा, ये देखो ये रहा। बोले समझ में आई बात, यस और नो, ठीक है। अब ये दो जो अकाउंट बच्चे हैं और ये वाला, इसका हम लोग को एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। अब ये तीनों का देखो एडजस्टमेंट कैसे जाएगा, तो इसका आपका ऑलरेडी दिया होता है, तो एग्जाम में याद रखना, ये जो हेड ऑफिस अकाउंट है और ये गुड्स फ्रॉम एचओ है ना, ये ऑलरेडी अमाउंट दिया होगा, तो इसको कन्वर्ट नहीं करने का, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं, तो ध्यान से देखो। पहला ये वाला एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये 2 बज गया ना, तो देखो यहाँ क्या बोला है, ब्रांच अकाउंट, या ऐसा कन्फ्यूजन होगा, ये इतना समझ में आया आपको, ये 3 चीज़ को हम लोग ने छोड़ दिया है, ये देखो ये तीनों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये 3, ठीक है, ये 3 को हम लोग ने हाईलाइट कर दिया है। इसको छोड़ के बाकी सब तो कर सकते हो ना, कैसे करना है, अब ये 1,22,000 इंटू 76 क्रेडिट का है ना, तो 1,22,000 इंटू 76 मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, तो 92,72,000। फिर दूसरा क्या है, 17,000 इंटू 75 क्रेडिट का है, सॉरी डेबिट का है, डेबिट में जाने का, अमाउंट लिख देने का। फिर ये भी दिया है, चलो कॉपी कर लेते हैं, 18,000 इंटू 70 रेट तो दिया है, मल्टीप्लाई करो, 500 इंटू 80 मल्टीप्लाई करो, 2,500 इंटू 80 मल्टीप्लाई करो, ये वाला मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई, ये वाले का भी दिया है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखना है, डेबिट में लिखेंगे उल्टा हो जाएगा। फिर ये डेबिट में वापस आया तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये सब तो हो गया, अब क्या करने का, एडजस्टमेंट करने का। ये सब करने के बाद एडजस्टमेंट करने का, एडजस्टमेंट से ही फिर ये तीनों अमाउंट का इफेक्ट आएगा। पहला क्या दिया एडजस्टमेंट, ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, देखो ध्यान से पढ़ो, ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये एचओ है, ये ब्रांच है, ठीक है। तो क्या बोलता है, ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस, ऐसा बोला ना, ब्रांच का अकाउंट हेड ऑफिस में शोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 8,50,000 रुपीज, डेबिट बैलेंस बोला है, और ऊपर क्या बोला है, हेड ऑफिस अकाउंट, और देखो क्रेडिट में दिया है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, सर नीचे डेबिट बोला है, यहाँ पे क्रेडिट बोला है, ये तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या है, कुछ समझना नहीं है, जो दिया है वो देखो, ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस, ब्रांच का अकाउंट हेड ऑफिस में शोज ए डेबिट बैलेंस, अगर ब्रांच का अकाउंट एचओ में है तो वो डेबिट होता है। अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन में दिया है, ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस शोड ए डेबिट बैलेंस, ब्रांच का अकाउंट अगर एचओ में है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो जब एचओ का अकाउंट ब्रांच में होगा तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा कि नहीं होगा। तो नीचे आपको एचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में ब्रांच का अकाउंट डेबिट दिखा रहा है, तो ब्रांच अकाउंट में हेड ऑफिस क्रेडिट ही दिखाएगा ना। तो यहां पे नीचे दिया है कि ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस, ब्रांच का अकाउंट हेड ऑफिस में डेबिट है 8,50,000 से, तो सेम अमाउंट एचओ का अकाउंट ब्रांच में दिखेगा क्रेडिट में ना, तो यही तो दिखा है देखो। तो ब्रांच वाला उसको डॉलर में मेंटेन कर रहा है और हेड ऑफिस उसको पैसे में मेंटेन कर रहा है, तो डायरेक्टली ये डेबिट क्रेडिट से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये लैंग्वेज जो दिया है ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और यहाँ जो ये दिया है ये ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बराबर है। अगर मैं आपको कुछ दूँ तो मैंने आपको दिया, दूसरे आप अपने हिसाब से क्या बोलेंगे, मैंने लिया है ना, तो लेकिन सेम ही रहेगा ना, दोनों का मतलब तो सेम है, मैं दूँ और आप लो, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, लेकिन आपकी तरफ से वो अलग कंडीशन पे जाएगा, मेरी तरफ से अलग कंडीशन पे जाएगा। अब समझ में आई बात। तो ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होने का, बस ये देखने का कि ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस, तो ये ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है ना, तो ब्रांच में हेड ऑफिस क्या होगा, अगर हेड ऑफिस में ब्रांच, हेड ऑफिस के अकाउंट में ब्रांच है डेबिट बैलेंस इतना,
तो ब्रांच में हेड ऑफिस कितना होगा, तो ब्रांच का हेड ऑफिस डेबिट है तो हेड ऑफिस ब्रांच का क्रेडिट हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये जो क्रेडिट में 17,000 है इसके अगेंस्ट में आपको 8.5 लाख लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं गिवन, सीधा 8.5 लाख देखो क्रेडिट में लिख दिया। अब दूसरा पार्ट देख लो एंड वाला, एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच, देखो शोज ए क्रेडिट बैलेंस। देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच तो कौन भेज रहा है, एक एचओ है और दूसरा ब्रांच है। गुड्स सेंड टू ब्रांच तो एचओ भेज रहा है ब्रांच को, जो कि क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। तो एचओ जब क्रेडिट ब्रांच को देगा तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्या दिया है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, यहाँ क्या बोला, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो मैं ये बोल सकता हूँ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। दोनों का मतलब सेम ही है ना। लेकिन अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच क्रेडिट है तो ब्रांच गुड्स जो एचओ से मिला है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एचओ बोल रहा है कि मैंने ब्रांच को दिया तो मेरे क्रेडिट में गया, मेरे क्रेडिट में गया। लेकिन जब ब्रांच वाला बोलेगा तो वो अपने डेबिट में लिखेगा, डेबिट द रिसीवर, बराबर है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच बोलो या गुड्स फ्रॉम एचओ बोलो, दोनों का मतलब सेम ही हो गया ना। एचओ बोल रहा है गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच क्या बोलेगा, गुड्स फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, तो यही तो दिया है, तो ये डेबिट में दिया है। तो एचओ ने जब किया था तो वो क्रेडिट था, तो ब्रांच वाला जब बोलेगा तो वो डेबिट हो जाएगा। तो ये 88,000 की जगह आपको ये 26,24,000 लिखना है, ये डेबिट क्रेडिट में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो 88,000 के यहाँ पे भी हम लोग गिवन लिखेंगे और डेबिट में लिख देंगे 26,24,000। अब इन दोनों को टोटल कर लो, ये साइड के टोटल और ये साइड का टोटल, तो दोनों का टोटल आप किया तो देखो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, निकाल लेने का, कौन सा बड़ा है, ये वाला है, तो ये नीचे लिखने का दोनों साइड, ये देखो, और डिफरेंस आएगा तो 1,02,50,000 में से 65,38,800 माइनस करो, इतना डिफरेंस आएगा 37,16,200। तो ये डिफरेंस को डिफरेंस इन एक्सचेंज बोलते हैं। इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे दैट वी विल सी। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बोला नहीं गया है इसका फाइनल अकाउंट, वो एडजस्टमेंट हट गया था, ठीक है। इसका फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग बनेगा, पीएनएल बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। तो नीचे देखो, इसी के नीचे हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल फॉर द ईयर एंड डेट, ठीक है। इसको कर देते हैं अब बराबर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ओपनिंग लिखना पड़ता है, परचेज लिखना पड़ता है ना। अब ये कैसे लिखना है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहला फॉर्मेट बना लेना ट्रेडिंग पीएनएल और नीचे बना लेना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट और रुपीज़ अमाउंट आ जाता है, एसेट अमाउंट आ जाता है, ठीक है। ये बना लिया, देखो ये फॉर्मेट आपका पूरा बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। अब ये पूरे फॉर्मेट के अंदर ये जो आपका ट्रायल बैलेंस है ये पूरा डालो विद एडजस्टमेंट, ठीक है। अब देखो कैसे जाएगा। पहला हेड ऑफिस अकाउंट, अब ये वाले कन्फ्यूजन हो रहे और ये एचओ अकाउंट, तो इन दोनों को आप है ना हाईलाइट करके रखो, इनको करेंगे हम बाद में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या स्टॉक है, पहला 1 अप्रैल का, तो ओपनिंग है। तो आपको पता है ना ट्रेडिंग अकाउंट आपने 11-12 में बनाया, तो ओपनिंग स्टॉक आप लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, अमाउंट लिखेंगे वही वाला 12,75,000, यहाँ से उठाएंगे, ये हो गया। फिर दूसरा फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, तो बैलेंस शीट में लिख देंगे। देखो फर्नीचर एंड फिक्चर्स लिखा 12,60,000, ये देखो लिख दिया, हो गया। फिर कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स के आगे हम लोग 2 लाइन छोड़ देंगे क्योंकि डेप्रीशिएशन का एक एडजस्टमेंट आने वाला था। तो ये देखो कैश इन हैंड कैश एट बैंक लिख दिया 40,000 और 2 लाख, बराबर है, ये भी हो गया। सैलरी और रेंट ये आपका ट्रेडिंग में आता है, पीएनएल में आता है, तो ये पीएनएल के आइटम है 4,25,600, 2,05,200। तो पीएनएल जाने का, तो ट्रेडिंग के लिए मैंने ये 4 लाइन बनाई है, देखो यहाँ पे हाईलाइटेड भी है। इसी के नीचे मैं सैलरी और वो लिख देता हूँ रेंट, और अमाउंट आपका आ जाएगा ये, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंट्री डेटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में जाने का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख देने का, कितना है 1,28,000, ये रहा। सन्ड्री डेटर है 5,04,000, तो एसेट का आइटम है, सन्ड्री डेटर लिख दो।
ये देखो लिख दिया। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो देखो पूरा का पूरा हम लोग ने यूज़ कर लिया, बचा ये दो आइटम जिसको मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है। अब इसको एक एक करके ले लेंगे। अब ये एचओ अकाउंट है, आप किसका बना रहे हो? देखो लॉजिक समझो, आप किसका बना रहे हो? ब्रांच का बना रहे हो। तो ब्रांच में पैसा कौन लगाता है? एचओ लगाता है। तो जो पैसा बिजनेस में लगता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कहना है से ब्रांच में अगर एचओ अकाउंट दिख रहा है तो उसने पैसा लगाया होगा। तो ये एचओ अकाउंट उठाने का, वैसे भी देखो क्रेडिट है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। तो 8,50,000 लेने का, सीधा जाने का लाइबिलिटी में कैपिटल में लिख देने का। ये देखो इनर में, क्योंकि एडजस्टमेंट होगा उसका। समझ में आया? तो एचओ ऑफिस अकाउंट इज नथिंग बट इट इज़ ए लाइक कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात? तो देखो ये वाला ग्रीन हटा देता हूँ तो अपने को विजिबल रहेगा, हाँ कि बराबर ये वाला हम लोग ने एडजस्टमेंट कर लिया। अब दूसरा क्या है? गुड्स फ्रॉम एचओ। गुड्स फ्रॉम एचओ, तो हम लोग तो ब्रांच का ही बना रहे ना। तो गुड्स फ्रॉम एचओ मतलब एचओ से गुड्स आया। गुड्स आया मतलब आप एचओ से ले लो या परचेज कर लो, मतलब तो वही है। तो ये इट इज़ लाइक ए परचेज ओनली। तो परचेज की जगह, परचेज किधर आता है? ओपनिंग स्टॉक के नीचे आता है। तो परचेज की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? गुड्स फ्रॉम एचओ। और चाहिए तो मैं इधर लिख देता हूँ लाइक परचेज। ठीक है, 26,24,000। ये भी देखो, ये भी हो गया, ये सब हो गया। इसको भी हटा देता हूँ तो ठीक है। अब एक ग्रीन और बचा है, ये वाला डिफरेंस। अब ये डिफरेंस किधर आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। तो डेबिट में ही लिखो। तो डेबिट में क्या, आपको पता है ये डेबिट साइड होती है। तो ये डेबिट साइड में जाके आपको यहाँ पे लिख देने का डिफरेंस इन एक्सचेंज, ये वाला अमाउंट। देखो अगर क्रेडिट में होता तो यहाँ लिख देते बाय डिफरेंस इन एक्सचेंज, ये वाला अमाउंट। आ रही बात समझ में? यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा हाँ, एक चीज़ भूल गया आप, ये सेल्स भी नहीं लिखा। सेल्स तो आपको पता है ना, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। तो सेल्स हम लोग यहाँ लिख देंगे, ये देखो बाय सेल्स। समझ में आया? 92,70,000, ये वाला भूल गए थे हम लोग, लिख दिया। तो देखो ये पूरा यूज़ कर लिया आपने, ये भी यूज़ कर लिया, ये ग्रीन वाला इसको भी हटा दिया। अब क्या हो गया? टैली होना चाहिए। टैली होने के लिए अब अपने को एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आता है। पहला वाला हम लोग ने कर लिया, इट इज़ नॉट एडजस्टमेंट, इट इज़ एडजस्टमेंट, लेकिन इसके दो इफेक्ट नहीं आएंगे। लेकिन ये डेप्रीशिएशन है, इसका आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का आएगा। तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, तो आपको पता है डेप्रीशिएशन का इफेक्ट क्या होता है? फर्नीचर में से लेस होगा। तो 10% निकाल लो, 12,60,000 का 1,60,000 आएगा, माइनस करके कर दो। ये एक इफेक्ट इधर, इसको मैं कलर देता हूँ दूसरा, जिससे पता रहेगा ये एक एडजस्टमेंट इधर। और दूसरा आपको पता है पीएनएल में आता है, तो पीएनएल में 2 डेप्रीशिएशन लिख दो इतना। ये बाय डिफरेंस नहीं है, ये 2 डिफरेंस है। ठीक है, तो ये दूसरा इफेक्ट ये रहा, हो गया। फिर दूसरा एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और दूसरा एसेट में आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग सेल्स के नीचे लिख देंगे, इसको अलग कलर दे देंगे येलो। दूसरा एसेट साइड में आता है, तो एसेट साइड में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। बराबर है? तो देखो ये भी एडजस्टमेंट कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। बस अब क्या करने का? टैली करने का। टैली हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करो। अब ये साइड बड़ा लग रहा है, तो ये साइड का टोटल कितना आता है? 1,04,72,000। तो 1,04,72,000 में से ये अमाउंट चेंज है, तो ये आपका इधर गलत हो गया, 10,04,72,000। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर से आपको क्या माइनस करना है? ये दोनों प्लस करना है और ये दोनों माइनस करना है, तब जाके आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस कहीं पे भी है, यहाँ पे आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे आएगा तो ग्रॉस लॉस। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट उठाएंगे आप, ये ग्रॉस प्रॉफिट उठाएंगे यहाँ से, और पीएनएल के क्रेडिट में है, तो ये डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट में जाके लिख देंगे। ये देखो लिख दिया है ना, 65। तो यहाँ पे तो यही साइड बड़ा है, तो ये वाला इधर पे आ जाएगा टोटल में, यहाँ पे भी ये टोटल पे आ जाएगा। इसको लिखना है, यही वाला अमाउंट आएगा, तो दिस अमाउंट। ठीक है, अब इस अमाउंट में से, इस अमाउंट में से आपको ये पूरे अमाउंट माइनस करने, तब जाके आपको आंसर आएगा नेट प्रॉफिट का। तो जैसे ही आप ये माइनस करोगे
तो आपको मिलेगा 21 लाख का। तो 65,73,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसमें से ये खर्चे निकाल दो तो आपको मिला 21 लाख का नेट प्रॉफिट। ये 21 लाख नेट प्रॉफिट किधर जाएगा, एचओ में, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जो होता है कैपिटल में ऐड होता है, और हेड ऑफिस क्या है, लाइक ए कैपिटल अकाउंट। तो इसमें जाके ऐड कर देने का। तो ऐड प्रॉफिट देखो यहाँ पे किया है, ऐड प्रॉफिट 21 लाख, तो ये हो जाएगा 29,50,000। जैसे ही ये आप लिखोगे ये दोनों टैली हो जाएगा, तो 29,50,000 प्लस 1,28,000 आपको आंसर मिलेगा 30,78,000। और इनका टोटल करके देख लो, देखो ये एक्सेल है ना, तो इसको ऐसे भी सेलेक्ट करूँगा तो आ जाएगा। तो देखो 30,78,000, तो इसका भी टोटल आ गया 30। जैसे ही आ जाएगा ये टैली हो गया, डन, 12 मार्क मिल गया। तो बहुत सिंपल है, पहले इसको कन्वर्ट करने का, कन्वर्ट करने के बाद ट्रेडिंग पीएनएल बना लेने का। ये आपका बन गया ट्रेडिंग पीएनएल, और इसमें पूरा पोस्ट करते जाने का, फिर एडजस्टमेंट करने का, फिर टैली हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना, इसको सुनना, और फिर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके बता सकते हो। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।